रहीम। आज का जो लेक्चर है ये आर्टिकल 22 कानूनी शहादत में एक बड़ा अहम एक चीज़ है आइडेंटिटी, दैट इज़ द रेलेवेंट फैक्ट और दैट इज़ फैक्ट एंड इशू। यानी बाद औक़ात ये होता है कि कोई कल्प्रिट जो है वो जुर्म कर जाता है लेकिन वो उसको पहचाना नहीं जा सका, उसको जानते ही नहीं है गवाहान, या फिर कोई प्रॉपर्टी जो है वो चोरी हो जाती है या चोरी का माल पकड़ा जाता है तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो ज़रूरी है कि वो किसका माल है, कौन उसका मालिक है। तो ये आइडेंटिटी जो है ये बड़ी रेलेवेंट है और इसके लिए ये एक फैक्ट एंड इशू हो सकता है और ये बड़ा रेलेवेंट है। अब आइडेंटिटी उस वक्त तो कल्प्रिट चला गया जुर्म करके, वो पहचाना नहीं गया, वो अननोन लोग थे, कौन थे, कहाँ के थे तो पता ही नहीं चला। तो उसकी बाद में अगर वो मुलज़म कहीं पकड़ा जाए जिन्होंने वो वारदात की थी तो उनकी अगर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू लॉ जिस तरह का प्रोसीजर है उसके मुताबिक अगर वो शनाख्त हो जाए तो ये एक एविडेंस उनके खिलाफ बन सकती है। दिस इज़ वेरी मच रेलेवेंट। तो ये 22 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर कोई आइडेंटिटी जो है वो इशू में हो यानी वो रेलेवेंट हो तो वो कैसे करना हो, कैसे हो। तो ये इसमें आगे इसमें काफ़ी सारा प्रोसीजर है कि अगर कोई मुलज़म जो है वो उस वक्त पहचाना नहीं गया वारदात के वक्त या अननोन था तो बाद में अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर। तो इसमें सबसे पहली जो अहम बात है वो ये है कि जब FIR दर्ज करवाई जाए, जब कंप्लेंट दर्ज करवाई जाए, जब क्राइम रिपोर्ट लिखी जाए तो उसमें ये ज़रूरी होगा, बल्कि बहुत ही मुनासिब होगा कि जिन मुलज़मान ने वारदात की है, जिन्होंने वो वक़ुआ किया है, जिन्होंने कोई डकैती की है या कोई और कोई कत्लो गारत की है या कोई किसी और तरह का वक़ुआ किया है, तो जो जिन लोगों के साथ किया है जो गवाहान है उस अकरेंस के, तो शुड हैव टू मेंशन द फीचर्स ऑफ द कल्प्रिट्स in the FIR as well as in the statement in the section 161 of the CRPC। तो फीचर्स देने जरूरी है। फीचर से मुराद क्या है कि वो अगर उनको देख रहे हैं, वो जो मुलज़मान आए हैं वारदात करने, तो ये गवाह का ये लाजम है, उस पर ये ज़रूरी होगा उसके लिए कि वो ये कहे कि उनका कद इतने कद थे, लंबे थे या छोटे थे या दरमियाने थे। अगर वो देख सके उनका कंप्लेक्शन, तो उनका कंप्लेक्शन किस तरह का था, रंग गोरा था, काला था, गंदमी था, किस तरह का था, उनके बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का था, उनकी एजेस किस तरह की थी, कितनी थी। अगर उन्होंने कोई ऐसी दाढ़ी वगैरह रखी हुई है, कोई चेहरे की शनाख्त इस तरह से हो सकती है तो उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये ज़रूरी है कि उनके थोड़े बहुत फीचर जो हैं वो लाजमी मेंशन किए जाएं इन द क्राइम रिपोर्ट, ताकि अगर कल को उनको शनाख्त करना होगा तो फिर उन फीचर्स के मुताबिक बंदा देख सकता है जो उनके ज़हन में होंगे। या अगर वो फीचर्स को छोड़ दिए गए हों और जो इसको शनाख्त किया गया हो वो उसका कोई और तरह का स्ट्रक्चर हो तो फिर वो शनाख्त पीरियड जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। तो फीचर्स बड़े सोच समझ के देने चाहिए, दुरुस्त तरीके से देने चाहिए और ये ज़रूरी है। और अगर कोई कहता है कि मैंने ये फीचर्स थे उनके, मैं उनको सामने आने पे शनाख्त कर सकता हूँ, तो ये अगर वो कर सकता है तो उसको मौका देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि शनाख्त पीरियड कराई जाए, ना ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर कोई गवाह ये कहता है कि आई कैन मे आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स तो ईजिली, तो फिर अगर ऐसा आ जाए मौका और वो पकड़े जाए मुलज़मान तो फिर उसको मौका मिलना चाहिए कि वो उनको जाके आइडेंटिफाई करे और ये एक corroborative एविडेंस बन सकती है। दिस इज नॉट द सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट ओनली द corroborative एविडेंस। अगर कोई और भी एविडेंस है और साथ ये शनाख्त पीरियड भी हो जाती है तो फिर मामला कन्विक्शन की तरफ जा सकता है। तो इसकी हैसियत जो है ये शनाख्त जो की जाती है ये corroborative एविडेंस के तौर पे ली जाती है, ये बुनियादी एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर हो जाए
तो ये केस के लिए फ़ायदेमंद होती है और कन्विक्शन हो सकती है। इसमें एक पीस ऑफ एविडेंस आ जाता है, एक अच्छा पीस ऑफ एविडेंस मिसल पे आ सकता है। तो ये इसकी हसीयत है। अब इसको कैसे शनाख्त किया जाएगा, वो जो अमल है उसको शनाख्त परेड कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। हाउ दैट विल बी कंडक्टेड, उसका क्या तरीकाकार है, हु विल कंडक्ट दैट परेड। तो उसमें ये लॉ ये है कि सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाए, या जो मजिस्ट्रेट साहब हैं विद पावर्स, उनको इख्तियार है कि वो जेल में जाके उसकी शनाख्त करवाएं, परेड करवाएं। यानी परेड एक अमल है, सिस्टमेटिकली होता है, उसके पैरामीटर्स हैं। तो होना ये चाहिए कि जब मुलज़िम पकड़े जाएं तो जो सेफ गार्ड्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं पुलिस के लिए, यानी प्रोसिक्यूशन के लिए या पुलिस के पास, पुलिस को बड़ा विजिलेंट होना चाहिए। यानी अगर मुलज़िम पकड़े जाएं तो फौरी उनको मजिस्ट्रेट साहब को पेश करना चाहिए, लेकिन मफल्ड होने चाहिए। ये उनके चेहरे ढांक के लाना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब के पास, और वहां पे फौरी तौर पर उनको जेल भिजवाना चाहिए, थाने लेके नहीं जाना। वहां पे जुडिशियल रिमांड पे जेल में भिजवा देना चाहिए। इसका मकसद क्या है, ताकि कोई उनको शनाख्त पहले ना कर सके, देख ना सके। यानी पुलिस का ये फर्ज है कि वो मुकम्मल तौर पे सेफ गार्ड करे इस बात को कि कोई शख्स जो है वो मुलजमान को शनाख्त पहले ना कर सके, ना देख सके, ना उनको दिखाया जाए किसी को। उनको मफल्ड लाया जाए मजिस्ट्रेट साहब के पास, और फौरी तौर पर थाने लेके जाने की बजाय उनको जेल भिजवा दिया जाए। अब वो जेल चले जाएं तो फिर अगला स्टेप क्या है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शनाख्त परेड करवाई जाए। अगर शनाख्त परेड ज़्यादा डिले हो जाएगी तो उसकी एविडेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बल्कि बाद का तो उसको ज़ेर गौर ही नहीं लाया जाता। तो होना ये चाहिए कि जब वो चले जाएं जेल में, फौरी गिरफ्तारी के बाद उनको जेल में भिजवाया जाए, फौरी तौर पे मफल्ड लाया जाए, और उसके बाद फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी लगवाई जाए कि वो जाके जेल में शनाख्त करें और गवाहान को वहाँ पे बुलवाया जाए। लेकिन अगर आप डिले हो जाएगा, यानी हमने प्रोसीजरल प्रैक्टिकली ये देखा है कि मजिस्ट्रेट साहब टाइम नहीं देते, आज छुट्टी पे चले गए हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मीटिंग आ गई है, तो डिले हो रही है वो शनाख्त जो है शनाख्त परेड का प्रोसेस जो है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि किसी ना किसी तरह से वो प्रोसेस मशकूक हो जाता है। हो सकता है इसमें जो गवाहान है उसने किसी तरीके से जाके जेल में जाके देख लिया उनको पहले। तो ये इसको महफूज रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को टाइम देना चाहिए। हमने कई दफ़ा 2-3 महीने लगा देते हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी टाइम नहीं दे रहे, वो उसको लीनियंट लेते हैं, वो सीरियस नहीं लेते। तो ये मजिस्ट्रेट साहबान को बड़ा सीरियस लेना चाहिए इस तरह के मामले। ये उन पे सारा दारोमदार होता है। अब उम्मीद यही है कि मजिस्ट्रेट साहबान अब जल्दी जल्दी ये ऐसा काम करेंगे। तो अगर मजिस्ट्रेट साहबान की ड्यूटी लग गई, वो चले गए, उनको जाना पड़ गया जेल में, तो फिर क्या होगा, गवाहान को बुलाया जाएगा, इतला दी जाएगी, गवाहान जेल में आ जाएंगे। तो आगे क्या कहते हैं, वो कानून ये कहता है, यानी सुपीरियर जुडिशरी की भी यही वर्जन है, बल्कि इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है। अगर वो देखी जाए PLD 2019, उसका पेज है 488, उसमें पूरी गाइडलाइन दी गई है शनाख्त परेड कैसी हो, मजिस्ट्रेट साहबान को क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, उनको किस तरह अपना एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा वहां पे। ये नहीं कि वो जाके बैठे रहे AC वाले कमरे में और सुपरडेंट साहब के पास चाय वाय पिए, और जो सारा काम जो है वो कौन करे, जेल वाले ऑफिशियल्स करें। नहीं, ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। उनको इंटेलिजेंटली लेना चाहिए इस काम, खुद उसकी निगरानी करनी, बल्कि खुद करना चाहिए। तो ये पूरी गाइडलाइन इसमें दी गई है। अगर आप इसको मुलाजा फरमाएंगे तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो अब मुझे पहले पुलिस का बड़ा अहम रोल था, पहले तो मुदई का रोल है ना जी, गवाहान का रोल है कि वो उनको बाकायदा फीचर्स दें, कैसे वो शनाख्त करते हैं, किस क्या क्या उनमें
शनाख्त वाली अलामात थी जिनको वो देख के शनाख्त कर लेंगे। और उसके बाद रोल आ जाता है पुलिस का। पुलिस जो है वो फौरी गिरफ्तार करके पेश करे, मफल्ड जेल में भिजवाए। और तीसरा किरदार जो बड़ा अहम किरदार है वो मजिस्ट्रेट साहब का है। तो मजिस्ट्रेट साहब को अपना रोल बड़े अहम तरीके से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शनाख्त परेड के बारे में स्पेशल मजिस्ट्रेट साहबान की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये करनी उन्होंने है। यानी जो दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनके बारे में मजिस्ट्रेट साहबान का बड़ा अहम रोल है, एक 164 की स्टेटमेंट्स और कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में, और एक ये आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। मजिस्ट्रेट साहबान की तरबियत होनी चाहिए बाकायदा, बल्कि जुडिशल अकेडमी में इनका बाकायदा रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको उन्होंने किस तरह परफॉर्म करना है। तो कई मैं हमने देखे मजिस्ट्रेट साहबान को इल्म नहीं होता, वो सही प्रोसीजर प्रॉपर अडॉप्ट नहीं करते, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? बेनिफिट किसको चला जाता है? मुलजिम को, वो बरी हो जाते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। बल्कि मैं मुतालबा करूंगा ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर से कि वो इसका अरेंज करें और इनकी बाकायदा इस बारे में स्टेप बाय स्टेप हर सालाना तरबियत होनी चाहिए इसके बारे में कि वो अपना इस अमल को किस तरह, जिस तरह ये गाइडलाइन दी है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 488 में, और इसके पहले भी काफ़ी जजमेंट्स हैं सुपीरियर जुडिशरी की, उसके मुताबिक जो गाइडलाइंस है, यानी हाई कोर्ट के रूल ऑर्डर्स में भी है ये इसका तरीकाकार, पुलिस रूल्स में भी लिखा हुआ है 1934 में। तो इस तरह का उनकी तरबियत देनी चाहिए। तो मैं आगे चलूंगा कि मजिस्ट्रेट साहब को क्या करना चाहिए। अब इसमें होना ये चाहिए कि एक तो जॉइंट जो है आइडेंटिफिकेशन वो काबिल कबूल नहीं, यानी अगर 3-4 फर्ज करें 2 मुलजमान हैं जिनकी होनी है और एक ही वारदात में वो मुलव्वस हैं, एक ही गवाह हैं उनके, तो ये नहीं हो सकता कि उनको एक ही दफ़ा लाइन अप कर दिया जाए वहाँ पे एक ही लाइन में और वहीं एक ही दफ़ा उनकी शनाख्त हो गए। नहीं नहीं, उनकी बारी बारी शनाख्त करवाई जाएगी। एक जॉइंट आइडेंटिफिकेशन जो है वो जायज़ नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, उसको कानून नहीं मानता, उसकी कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं होती, ये भी एहतियात करनी पड़ेगी। अब फर्ज करें 2 मुलजमान हैं, मजिस्ट्रेट साहब तशरीफ ले गए, उनका ये फर्ज है कि वहां पे डमीज जो हैं, अब डमीज वहां से बुलाने पड़ेंगे, वहां से डमीज को बुलाया जाएगा। अब डमीज जो है उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 होनी चाहिए, ये भी गाइडलाइन है। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए, यानी मुनासिब लोग हों वहां पे और उनकी एजेस भी तकरीबन एक जैसी हों, स्ट्रक्चर भी तकरीबन एक जैसे हों, ताकि वो पहचाने और सही पहचाने। लेकिन अगर आप बूढ़े बैठा देंगे सारे डमीज और उसमें एक जवान बंदा वहां पे बैठा हुआ होगा और वो ही मुल्ज़म होगा, उसके बारे में पता होगा भाई ये यंग मैन, तो फिर गवाह तो उसको जाके पिक कर लेगा। तो कानून ये है, गाइडलाइन ये है कि वो एक जैसे तकरीबन उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर उनके स्ट्रक्चर में, एजेस में और चीज़ों में डिसिमिलैरिटी होगी तो ये मुनासिब नहीं होगा। तो डमीज कितने होने चाहिए? 9 से 10 तक ज़रूर होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए या इनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उनको बिठा दिया जाए, लाइन अप कर दिया जाए। मजिस्ट्रेट साहब को खुद चाहिए वो लाइन अप करें, खुद उसकी निगरानी करें, खुद जाएं, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें और फिर गवाह को बुलाएं। गवाह को पहले पीछे बिठाएं, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। वो अचानक वहां पे आए, वो लाइन लगी हो, उसको कहा जाए ये बंदा पहचानो कौन सा था, जो फीचर्स आपने दिए हैं उसके मुताबिक, तो वो अगर वो पहचान ले तो बड़ी अच्छी बात है, वो पिक कर ले उसको। लेकिन वहाँ डमीज का जो है वो एक जैसा होना बहुत जरूरी है। तो ये उनको थोड़ा सा मजिस्ट्रेट साहब को गौर करना चाहिए। डमीज के नाम, पते, एड्रेस भी उनको लिखने चाहिए, खुद उनको खुद लाइन अप करना चाहिए, पूरी एहतियात करनी चाहिए। अब दूसरा जो है आए तो दूसरे के लिए डमीज और हो सकते हैं, गवाह के लिए दूसरा मुल्ज़म जो है, तो ये सारी एहतियात करनी चाहिए मजिस्ट्रेट साहब को। और एक उसके बाद में क्या करना चाहिए, मौके पे अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, उनको फौरी तौर पर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑब्जेक्शन यही आ सकते हैं ना
कि मुझे जनाब इन्होंने पहले दिखा लिया था थाने में, या जहां पे जो आप तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, डमीज को सही तौर पे बताया नहीं गया, डमीज की जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डमीज हैं, एक जैसे नहीं है, लिबास में फर्क है, सब कुछ है। तो कोई भी इतराज अगर मुल्ज़म करना चाहे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड द सेम एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो छोड़ दे या उसकी बात ही ना सुने, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। अब दूसरा गवाह अगर आना है तो उस गवाह को कतई इल्म नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ना वो देखे, उसको किसी और जगह पे उठाया जाए, वो भी अचानक आए वहां पे जब लाइन हो जाए, लाइन अप हो जाए काम। तो इस तरह ये जो है ये सेफ गार्ड दिए गए हैं कानून में कि इनको मद्देनजर रखना चाहिए। पूरा मौका मुलज़म को भी मिलना चाहिए अपना डिफेंस देने का, और जो गवाहान हैं उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिसमें कोई शनाख्त किसी किस्म की या कोई रंग लगाया गया हो या कोई इस तरह का नहीं, बिल्कुल मोहतात अंदाज में उन गवाहान को लाना चाहिए और वो उसको शनाख्त करें, तो तब ये शनाख्त जो है इसको समझा जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रोसीजर आएगी। अब इसी तरह एक और बड़ी अहम बात है कि जो बंदा शनाख्त कर रहा है किसी गवाह किसी मुलज़म को, शनाख्त के बाद ये लाजिम है कि मजिस्ट्रेट साहब उससे पूछें कि व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस मैन एट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस। क्या इसने वहां पे गोली चलाई थी, क्या इसने जख्मी किया था किसी को, या क्या इसने जेवर छीना था, या इसने रकम निकाली थी, क्या किया था इसने, व्हाट ही डिड एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस। इसको कहते हैं रोल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। अब उसका रोल किसने बताना है। अब 3 4 5 बंदे हैं वो वारदात कर रहे हैं और उनका अलग रोल है। एक जो है वो खड़ा हुआ है गन लेके, दूसरा जो है वो संदूक में से जेवर निकाल रहा है, तीसरा जो है वो कोई और चीज ढूंढ रहा है, उसने पैसे निकाल लिए हैं, चौथा जो है वो बाहर हिफाजत कर रहा है खड़े होके कोई और आ ना जाए, एक जो है वो सारे घर वालों को उसने किसी कमरे में बंद कर दिया और उनको पहरा दे रहा है वहां पे। तो ये सारे रोल देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रोल नहीं देंगे तो फिर भी आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। तो ये लाजम है। इस पे भी सुपीरियर जुडिशरी ने बड़े जजमेंट्स दिए हैं कि जनाब रोल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इज नेसेसरी टू बी मेंशन्ड बाय द पर्सन हु इज आइडेंटिफाइंग द अक्यूज्ड पर्सन एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड द सेम एज अ स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। तो वो बताएगा किसने ये किया था। तो ये रोल अगर नहीं है, आइडेंटिफिकेशन हो गई है, तो फिर भी मकसद पूरा नहीं होगा। तो रोल लाजिम है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को क्या करना चाहिए कि वो बाकायदा अपनी रिपोर्ट लिखें, उन्होंने किस तरह कंडक्ट किया है शनाख्त परेड, वो कितने बजे पहुंचे थे, डमीज कितने थे, उनके नाम पते क्या थे, उनकी उम्रें क्या थी, उनके फीचर स्ट्रक्चर्स कैसे थे, और गवाह ने किस तरह जाकर उनको शनाख्त किया, कौन से नंबर पे जो मुलज़म बैठा था उसको उसने पिक किया, उसको शनाख्त किया, उसने कहा कि यही मुलज़म था, मैं इसको पहचानता हूँ। और किस तरह उन्होंने कोशिश की है कि गवाह को पहले इल्म ना हो सके कि ये फलां बंदा है, क्या उन्होंने मैय्यज इख्तियार किए। तो ये बड़ा अहम रोल है मजिस्ट्रेट साहब का ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन परेड। वो लाजमी है कि वो बड़े मोहतात रहें, वो उनकी ट्रेनिंग हो, उनको समझ हो मैंने क्या करना है। तो अक्सर देखा गया है कि मजिस्ट्रेट साहबान की लापरवाही और बेइतनाई की बुनियाद पे शनाख्त परेड जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं हुई, और उसमें जो सुपीरियर जुडिशरी ने लगाए हुए हैं गाइडलाइन पाबंदियाँ दी हुई हैं उनके मुताबिक उन्होंने नहीं काम नहीं किया, और उसकी वजह से मुलज़मान जो है वो बरी हो जाते हैं। तो ये लाजम है। इस सिलसिले में 2 3 4 जजमेंट और मैं बताऊंगा। 2010 SCMR 1199 है, इसको भी गाइडलाइन के लिए तौर पढ़ी जा सकती है। इसी तरह 2012 PCR LJ पेज 500 है, इसको भी देखा जा सकता है। इसी तरह एक PLD 2008 है लाहौर 470, ये भी बड़ी अच्छी जजमेंट है। लेकिन एक बड़ी अच्छी जजमेंट ये फेडरल शरीयत कोर्ट की है जो रिसेंटली रिपोर्ट हुई है। ये रिपोर्ट हुई है जनाब 2020
PCRLJ नोट 44 है और पेज 58 है। बड़ी अच्छी जजमेंट है। तो उन्होंने भी कहा है कि पूरी गाइडलाइन दी हैं कि शनाख्त पेड कैसे होनी चाहिए, डमीज़ को कैसे बैठाना चाहिए, मुझे स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, FIR लिखवाते वक्त फीचर देने चाहिए, ज़रूरी है ये। और बाद बात हमने FIR देखेंगे सिर्फ इतना जो आए मुल्ज़मान नामालूम और वारदात करके चले गए। अब वारदात तो करके चले गए, लेकिन जब आपने उनको शनाख्त की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कैसे आप उनको शनाख्त करेंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि उनकी उम्रें क्या थी, उनके फीचर्स किस तरह थे, उनका रंग क्या था, किसी का गोरा था, किसी का गलमी था या नहीं था। तो आजकल तो ये बिजली वगैरह का दौर है और शनाख्त हो सकती है उसमें, लेकिन अगर वो मफल्ड भी हों बेशक, लेकिन उनके कद वगैरह तो आप लिखवा सकते हैं, उनकी उम्रें भी लिखवा सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो इस बुनियाद पे लोग बरी हो जाते हैं। अगर फीचर्स नहीं होते तो फिर भी कहा जाता है कि ये दुरुस्त नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने दुरुस्त तौर पे अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर्स एंड रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड एज वेल एज गाइडलाइंस ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी वो उन्होंने परेड नहीं करवाई तो ये भी नामुनासिब होगा। और अगर वो मजिस्ट्रेट साहब ने रोल ही नहीं लिखा, उन्होंने गवाहान को एग्जामिन ही नहीं किया और उनकी स्टेटमेंट ही नहीं लिखी, तो फिर भी अगर रोल नहीं दिया तो फिर भी गवाहान के बरी हो जाने का इम्कान है। पहले ये करॉबोरेटरी एविडेंस होती है, इतनी मजबूत एविडेंस नहीं होती आइडेंटिफिकेशन पे। ये तो किसी और एविडेंस के साथ मिलके ये मुनासिब बन जाती है, अच्छी बन जाती है। तो इसलिए बड़ी एहतियात चाहिए और इसको अच्छे तरीके से करवाना चाहिए। और अगर ये अच्छे तरीके से हो जाए और सारे मैयर सही तरीके से लिए जाएं तो फिर शनाख्त पेड की बुनियाद पे सज़ा हो सकती है मुल्ज़मान को और ये मामला जो है ये तय हो सकता है। तो ये था थोड़ा बहुत इसके बारे में। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट फैक्ट इन इशू एज मेंशन इन आर्टिकल 22 ऑफ द कन्वेंशन। और उसका ये तरीका जो है ये बाकी जो है बनाया गया सुपीरियर जुडिशरी ने, केस लॉ डेवलप हुआ है बहुत ज्यादा इसमें। तो केस लॉ जो डेवलप्ड केस लॉ है उसके मुताबिक ये 3 चीजें लाजिम है। फीचर्स, मुझे स्टेट साहब का अच्छे तरीके से यानी मुल्ज़िम को जल्दी से जल्दी जेल भिजवाना और उसका ये यानी ये तरीका इख्तियार करना कि उसको शनाख्त ना कर सके और जल्दी शनाख्त परेड का हो जाना जो है ये बड़ा ही मौसर और बेहतर साबित होता है। और वहां पे जाके डमीज की तादाद, डमीज का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में और मजिस्ट्रेट साहब का खुद उसको मुआयना करना, उसके मुताबिक आप खुद ही उसको चलाना और सारा काम खुद अपने हाथ से करना और उसके बाद मुल्ज़िम का रोल लिखना और गवाहान की स्टेटमेंट्स लिखना और फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो अच्छे तरीके से मुरतब करके पुलिस को भिजवाना। अगर ये ऐसा किया जाएगा तो दिस इज द जो है ये बड़ा इफेक्टिव किस्म का मामला होगा और ये बड़ी रेलेवेंट एविडेंस होगी और इसकी बुनियाद पे कन्विक्शन हो सकती है। तो ये था थोड़ा बहुत इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।